सुप्रभात। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में जो भूगोल की परीक्षाएं हुई थी उनके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। तो जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट आर्ट्स स्ट्रीम से, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, सतत पोषणीयता विकास क्या है, जिसका हमने सॉल्यूशन कर रखा है, आप सबको हम देते हैं। देखिए, ये आपका सब प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन मैं स्वयं हस्तलिखित नोट्स यहाँ पर मैं रखा हूँ, कुछ ऐसे है। देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या। पहला क्वेश्चन जो था उसमें 20 प्रश्न आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमको 10 करना होता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था कि सतत पोषणीयता विकास क्या है। तो एक ऐसी विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, इस अवधारणा करना कहलाता है। यानी सतत पोषणीयता विकास का अंग्रेजी अर्थ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी वर्तमान में उपस्थित संसाधनों का ऐसे उपयोग करना है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उसको हम सुपुत्र कर सके। इसी को हम बोलते हैं सतत पोषणीयता विकास। देखिए, 19 का जन्म होता है 1960 के दशक के अंत में बढ़ती पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के। तो 2 नंबर में पूछता है इतना, आप अगर आंसर लिख देते हैं तो काफ़ी है। दूसरा प्रश्न है, भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम लिखिए। भारत कौन किन किन चीज़ों का आयात करता है तो इसमें कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हो गया, चिकित्सा उपकरण। आयात उत्पाद का मतलब होता है कि जो दूसरे देशों से हमारे स्वदेश में मंगाए जाते हैं उनको आयातित उत्पाद कहते हैं। द प्रोडक्ट विच इज कम फ्रॉम अनदर कंट्री इन ओन कंट्री इज नोन एज इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। देखिए, स्थिर जनसंख्या, जनसंख्या ये आपका चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी से चैप्टर से है, मानव भूगोल से। जनसंख्या स्थिरीकरण या स्थिर जनसंख्या एक ऐसा चरण है जब जनसंख्या दर अपरिवर्तित रहता है, माने जनसंख्या दर ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। इसी शून्य जनसंख्या वृद्धि का चरण भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग दोनों ही समान होता है। इसे ही स्थिर जनसंख्या हम कहते हैं। चौथा है, साक्षरता को परिभाषित कीजिए। साक्षरता क्या है, साक्षरता को परिभाषित कीजिए। तो साक्षरता क्या होता है, तो साक्षरता का अर्थ होता है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक है। जैसे भारत में साक्षरता के लिए क्या मानक है, तो भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंक गणित या परिकलन करने की योग्यता हो, उसको हम साक्षरता कहते हैं। अभी भारत की जो लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर क्या है, जो 74.04% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो हमारा केरल है। न्यूनतम साक्षरता वाले में आ जाएंगे बिहार हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, ये सारे स्टेट आते हैं। सवारी पतन क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। वैसे पतन जिनका मुख्य कार्य सवारियों को चढ़ाना और उतारना होता है, सवारी पतन कहलाते। उदाहरण जैसे मुंबई पतन, लंदन और न्यूयॉर्क इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवधियों का उल्लेख कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवधियां निम्न है। जैसे 1901 से लेकर के 2011 के बीच जो जनगणना हुई उस बीच कैसी वृद्धि हुई, तो 1901 और 1921 तक के काल को धीमी जनसंख्या वृद्धि अवधि काल माना जाता है। 1921 और 51 तक निरंतर जनसंख्या वृद्धि वाली अवधि मानी जाती है और 1951 से 81 तक विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि की अवधि, इस समय जनसंख्या विस्फोट माने चरम सीमा पर रहता है और 1981 से 2011 तक घटती जनसंख्या वाली वृद्धि दर्ज की गई है। 7वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जब कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह अपने ही देश के अंदर किसी अन्य क्षेत्रों में जाता है तो यह राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से किसी अन्य देश को चला जाता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अगला है 8वां नंबर प्रश्न, अधिवास क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो अधिवास मतलब होता है सेटलमेंट। विभिन्न परिवारों के समूह को एक स्थान पर बसने को अधिवास कहा जाता है। कार्यों के आधार पर मानवीय अधिवास 2 प्रमुख भागों में बांटा गया, पहले ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, रूरल सेटलमेंट और आपका अर्बन सेटलमेंट। सामूहिक कृषि कैसे की जाती है, तो देखिए सामूहिक कृषि जो होता है वो सामूहिक कृषि के तहत जो जोत का स्वामित्व अनेक व्यक्तियों के पास होता है। दूसरा, इसमें उत्पादन सामूहिक श्रम पर आधारित होता है और तीसरा, समूह के सभी सदस्य मिलकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करते हैं।
10 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक बस्ती किसे कहा जाता है? तो ऐसी बस्ती जहां शोध एवं विकास के साथ साथ उत्पादन का काम भी किया जाता है औद्योगिक बस्ती कहलाता है। ऐसी बस्तियां नगरों के बाहर और अंदर विकसित होती हैं। 11 नंबर प्रश्न है, बेंदा समाज में वनों को क्या कहा जाता है? तो बेंदा समाज में वनों को पेंडा कहा जाता है। 12 नंबर, जैविक तकनीकी से आप क्या समझते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर है कि जब किसी विशेष प्रकार के पदार्थ अथवा उत्पादों को बनाने या विकसित करने में जब जीवों या जीवित प्राणियों का उपयोग किया जाता है तब इस प्रणाली को हम जैविक तकनीक कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये 2022 में पूछा जा चुका है। बाह्य स्त्रोतीकरण क्या है? आउटसोर्सिंग इसको कहते हैं। तो दक्षता को बढ़ाने और कीमत को घटाने के लिए बाहर से किसी कंपनी अथवा व्यक्तियों के समूह से काम लेना बाह्य स्त्रोतीकरण कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, सड़क परिवहन की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सड़क परिवहन की जैसे कि इसका जो समस्या है, जैसे वर्षा ऋतु के दौरान कच्ची सड़कों पर चलना एवं वाहन चलाना काफ़ी दुष्कर होता है। दूसरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बाढ़ से बार बार टूट जाती है। तीसरा, पर्वतीय पठारी भागों एवं मरुस्थलों में सड़क निर्माण काफ़ी कठिन काम है और लंबी दूरी तय करने के लिए अनुपयुक्त हैं सड़कें। 15 नंबर क्वेश्चन है, जन्म दर क्या है? किसी एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को ही हम जन्म दर कहते हैं। अपकर्ष कारक क्या है? 16 नंबर प्रश्न है। तो वैसे कारक जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अथवा किसी स्थान पर बसने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे अपकर्ष कारक के अंतर्गत शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनिजों की उपलब्धता, शैक्षणिक सुविधाएं, तृतीयक एवं अन्य प्राथमिक कार्यों की उपलब्धता प्रमुख अपकर्ष कारक हैं। भारत की किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल नंबर धान है, कपास, अरहर, बाजरा, आपका चारा हो गया, ये सभी खरीफ फसलें हैं। 18 है, जल संरक्षण के लिए किन्हीं 4 विधियों का सुझाव कीजिए। जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण पढ़े तो वर्षा के जल को स्टोर करना, छत वर्षा जल संग्रह करना, जो बारिश के दौरान मान लीजिए जब सरफेस की धुलाई भी करते तो उसकी भी पानी को स्टोर कर लीजिए। जल के अति दोहन पर भी रोक लगाना, ड्रिप सिंचाई तंत्र को विकसित करना, नदी नालों को प्रदूषण मुक्त बनाना और जल की बर्बादी को रोकने हेतु व्यापक जन जागरूकता फैलानी चाहिए। इसमें से कोई 4 आप लिख सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्र झारखंड है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल है। इसमें से कोई आप 4 लिख देंगे। पेट्रो रसायन क्या है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज क्या है? तो पेट्रो रसायन उद्योग का आधार पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद होता है, ठीक है ना। जितने भी पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद होते हैं उनसे जो होता है वो आपका पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आधार प्रदान करता है। अब आइए हम इस बार पूछे गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित। देखिए आपको 6 प्रश्न दिए होते हैं जिसमें से मात्र 3 प्रश्न करने होते हैं। पहला कह रहा है कि यूरोप के किसी एक जलमार्ग का विवरण दीजिए। तो यूरोप में नदियों के जाल के कारण कई जलमार्ग विकसित हैं। इसमें सबसे प्रमुख आता है, हमने राइन जलमार्ग, इसे तो है डैन्यूब भी है, तो हमने राइन जलमार्ग का यहाँ पर उल्लेख किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। राइन नदी स्विट्जरलैंड से फ्रांस की पूर्वी सीमा होती हुई जर्मन और नीदरलैंड तक बहती है। पहले ये चीज़ें लिख देंगे आप। उसके बाद राइन नदी पर विकसित यहाँ जो जलमार्ग है अटलांटिक महासागर से मिलता है। बेसल से रोटरडम तक इसकी लंबाई जो 700 किलोमीटर है। समुद्री जहाज इसमें कोलोन तक जाता है। रूर नदी भी इस जलमार्ग से जुड़ी है। फलतः यह पूरा बेसिन आर्थिक रूप से समृद्ध है। रूर के दक्षिण का जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग माना जाता है। देखिए मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वो आंसर अगर लिखेंगे तो ऐसे पॉइंट वाइज करके लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में सहूलियत महसूस हो, ठीक है ना। राइन जलमार्ग के कारण फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे कई अन्य औद्योगिक व्यापारिक देशों का संपर्क अटलांटिक से सीधे हो गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरा, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो कृषि कार्य, फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। तो पहला, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो विश्व स्तर पर की जाती है। इसमें फसलों का उत्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, जैसे भूमि की दृष्टि से समतल मैदानी भागों में कृषि करना सरल होता है। इसके विपरीत पर्वतीय पठारी भागों चाहे मरुस्थलों में कृषि करना तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। देखिए हर प्रकार की फसलों के लिए भूमि की जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि ढाल वाली भूमि में हम धान की रुपाई करेंगे, ये गेहूं की रुपाई करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर जहां पर समतल भूमि होंगे वहीं पर फसलें अच्छे से उगेंगे, ठीक है ना। जलवायु, फसल विशेष के लिए विशिष्ट प्रकार के जलवायु की जरूरत होती है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय इत्यादि ये जलवायु होता है। और विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और कृषि की जाती है। वर्षा, सारे फसलों के लिए वर्षा अत्यंत ही आवश्यक है कि किसी फसल के लिए वर्षा
तो किसी फसल के लिए न्यूनतम जल और किसी फसल के लिए अधिकतम वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा, हर प्रकार की फसल के मृदा उर्वर होनी चाहिए और हर प्रकार की फसलों के अलग अलग प्रकार की मृदाएं निर्धारित है, उसमें फसल की उपयोगिता है। अगला इसका पॉइंट है, इसके अतिरिक्त उच्चावच भी और सामाजिक आर्थिक कारकों पर भी कृषि का असर देखने को मिलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण कीजिए। तो आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख वर्ग जैसे रेखीय अधिवास, सड़कों, नदियों, रेल मार्गों, नहरों के सारे विकसित अधिवास को आकृति जो होती है उसको हम रेखीय आकृति कहते हैं। यानी मान लीजिए कि रेखीय आकृति कहाँ बनता है? सड़कों के किनारे, नदियों, रेल मार्गों, नहरों के किनारे बनता है। दूसरा है चौकपट्टी अधिवास। चौकपट्टी अधिवास में क्या होता है? जब सड़कें समकोण पर मिलती हैं तब ऐसी स्थिति को गलियों में सड़कों के लंबवत तथा समानांतर होती है और चौकपट्टी अधिवास विकसित होता है। और यह अधिवास क्या होता है? जब अधिवास के बीच झील, तालाब, बाजार या कुआं की स्थिति हो तथा यहाँ से कई सड़कें बाहर जाती हैं या बाहर से अंदर की ओर आती हैं तब विकसित अधिवास को की आकृति अरिया हो जाती है, जो रिंग रोड जिसको हम कहते हैं। वृत्ताकार अधिवास क्या होता है? झील, तालाब, बाजार या कुएं के चारों तरफ विकसित होते हैं। सीढ़ीनुमा अधिवास क्या? ये पर्वतीय ढालों के सहारे विकसित अधिवास की आकृति विभिन्न ऊंचाइयों के कारण सीढ़ीनुमा आकृति ले लेती है। 24 नंबर प्रश्न है, प्रवास के सामाजिक जननांकिकी परिणामों का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रवास से क्या होता है कि विभिन्न भागों में लोगों के भी बिखराव होने से सांस्कृतिक एकता सुदृढ़ होती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के प्रवास के कारण ग्रामीण आबादी विशेषकर पुरुष आबादी घटती जा रही है, जबकि शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है। शहरों के दबाव बढ़ रहा है शहरों पर। अगला है कि युवा वर्ग के प्रवास के कारण लिंगानुपात, आयु संरचना एवं शिक्षित वर्ग की संख्या में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया है। सामाजिक दृष्टि से कुशल युवा वर्ग के प्रवास के कारण आधुनिक एवं तकनीकी विचारों का वितरण एवं प्रचार प्रसार होता है। शिक्षित महिलाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास से साक्षरता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लिख लीजिएगा 25 नंबर, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों का विवरण दीजिए। तो देखिए, पेट्रोलियम एक ऐसा अकार्बनिक तरल पदार्थ है जो भारत के टर्सरी युग के चट्टानों में पाया जाता है। भारत में लगभग 14 लाख किलोमीटर क्षेत्र में तेल के 16 अरब टन भंडार है। देश में पहली बार असम के डिगबोई क्षेत्र में पेट्रोलियम का पता चला था। 1985 में भारत की कच्चे तेल की जो उत्पादन 3 लाख टन थी, जो 2020 में बढ़कर 32 लाख टन हो गया है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं असम क्षेत्र, इसके अंतर्गत डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरीगंज और मोरान आते हैं। गुजरात क्षेत्र में अंकलेश्वर है, कलोल है, लुनेज है। अंकलेश्वर, कलोल, लुनेज, महिसाणा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई हाई अरब सागर में स्थित भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा गोदावरी और जो कावेरी, हमारे जो पूर्वी तट पर गोदावरी और कावेरी जो नदी वेशन, उसमें भी पेट्रोलियम के विशाल भंडार खोजे गए हैं। भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से, 18% गुजरात से तथा 16% असम क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तथा इसके साथ ही साथ देश में कुल 18 प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं, परिष्करण जहां पर तेल का रिफाइनरिंग किया जाता है, कच्चे तेलों का। देखिए, एक प्रश्न मैप दिया होता है, वो भी आप उसको करना होता है। तो ये मैप में आपको डिनोट करना है कि पटना कहाँ है, चेन्नई, गंगा नदी किधर, जमशेदपुर ये कहाँ है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी आप लोगों को ये बना करके दिया है नक्शा कि आप लोग इसको मैप प्रैक्टिस करते रहे। जैसे गंगा नदी यहाँ से निकल कर ऐसे करती है, यहाँ पर गंगा नदी के दक्षिण में पटना, यहाँ पर जमशेदपुर, यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ पर आपका मुंबई है और ये गंगा नदी है। तो देखिए, आप लोगों को नक्शा यहाँ पर ऑलरेडी हमने बना रखा है आप लोगों के लिए। जैसे देखिए, ये गंगा नदी है, ऐसे करके निकल रही है गंगा नदी, और ये पटना है, जमशेदपुर मुंबई है, और यहाँ पर देखेंगे कि चेन्नई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर। धन्यवाद। यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ हिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि 2022 में पूछे गए हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, ताकि आप सबका एक ये जो लाइक, कमेंट और हमको प्रेरित करे। धन्यवाद।